हेलो तो यार वेलकम है आप सबको एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 30 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड लूप्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लूप्स के बारे में पढ़ते आए हैं और हमें पता है कि लूप्स हमारे पास यूज होती हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए। लेकिन अब क्या हो जाए कि एक लूप के अंदर हम दूसरी लूप डाल दें। जी हाँ, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और इसी चीज को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्ट जैसे कि हमारे पास चिड़ियों का या हमारे पास बर्ड्स के घोंसले होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो एक तरह की लूप्स बनी हुई होती हैं। सो हम भी आज घोंसले बनाकर देख लेते हैं, आई मीन नेस्टेड लूप्स लिख कर देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे काम करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको यूज करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले यूज कर रहे थे। अब इसी फॉर लूप के अंदर मैं एक और लूप डाल देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि हम क्या देते हैं कि आउटर फॉर लूप के हमारे पास जो बाहर वाली फॉर लूप होने वाली है वो कितनी दफा चल रही है वो यहाँ पर हम काउंट कर रहे होंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर एक और फॉर लूप जो है वो लिख रहे होंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ फॉर, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इंट जे, ताकि हम इसको काउंट कर सकें कि हमारी लूप कितनी दफ़ा ये चलनी चाहिए। उस चीज़ के लिए इंडेक्सिंग इसकी आसान हो जाए। ऊपर हम आई यूज़ कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर जे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसका नाम यहाँ पर आपको पता है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इस लूप को चलाना चाहता हूँ 5 से कम दफ़ा, तो ये बेसिकली 5 बार चलेगी। तो हमने यहाँ पर जे इज़ लेस देन 5 करना था और हम यहाँ कर देंगे जे प्लस प्लस, इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें। और इसमें हम हर दफ़ा प्रिंट आउट करवा रहे होंगे इनर फॉर लूप काउंट। और क्या करते हैं, इस दफ़ा हम इन दोनों को ना जीरो से नहीं शुरू करते, इस दफ़ा हम इन दोनों को 1 से शुरू करते हैं और लेस देन और इक्वल टू शो कर देते हैं, ताकि हमें ज़रा ट्रैक करने में आसानी हो कि एग्जैक्टली हमारे पास आउटर फॉर लूप कितनी दफ़ा चली है और इनर फॉर लूप कितनी दफ़ा चली है। वैसे ज़ीरो से भी हम कर सकते थे, लेकिन मे भी कई लोगों को यहाँ पर समझ ना आए, तो इसलिए हमने इसे सिंपली 1 से शुरू कर दिया। तो यहाँ पर परसेंटेज डी लगाते हैं और यहाँ पर अपना जे वाला वेरिएबल हमने पास कर दिया। तो यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लिखी हुई थी जो कि हमारे पास अब चलने वाली है 10 दफ़ा, और इसके अंदर हमने एक लूप लिखी हुई है जो चलने वाली है हमारे पास 5 दफ़ा। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं ये लूप हमारे पास कितनी दफ़ा चली है और ये लूप हमारे पास कितनी दफ़ा चली है। प्रोग्राम को सेव करते हैं और एक्चुअली यहाँ पर भी हम बैक स्लैश एन लगा देते हैं और यहाँ पर बैक स्लैश टी लगा रहे हैं। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बैक स्लैश टी यूज़ कर देते हैं और इन दोनों लूप्स के प्रिंट एफ वाले फंक्शन के बाहर हम क्या करते हैं, एक बार इसको न्यू लाइन पर ले जा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आउटर फॉर लूप में न्यू लाइन पर जा रहे होंगे हर दफ़ा। तो बैक स्लैश एन, तो ये ब्रैकेट एक फालतू डल गई है तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये मैंने यहाँ क्या डाल दिया। यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लिखी। फॉर लूप में हमारे पास ये प्रिंट आउट करवा रहा होगा जितनी बार हमारे पास आउटर लूप चल रही होगी, उसके बाद ये हमारी इसको प्रिंट आउट करवाने के बाद इस लूप को में एंटर हो जाएगा और ये लूप हमारे पास 5 दफ़ा चलेगी। फिर ये हमारे पास प्रिंट आउट होगा जो कि बेसिकली इसे अगली लाइन पर ले जाएगा और फिर ये लूप चलेगी, इसे प्रिंट आउट करवाएगी, फिर ये हर बार 5 दफ़ा लूप चलेगी। तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, सेव करके डायरेक्ट इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये कितनी दफ़ा लूप चली है। तो हमारे पास यहाँ पर चली आउटर लूप एक दफ़ा, पहली दफ़ा आउटर लूप हमारे पास चली। उसके बाद हमारे पास इनर लूप चली 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। फिर हमारे पास इनर लूप जो है वो 5 बार चली। जब 5 बार चल गई तो उसके बाद क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो यहाँ पर फॉल्स हो रही थी, हम इसे सिर्फ 5 बार ही चलवा रहे थे, तो उसके बाद ये इस लूप से बाहर निकल आया। इस लूप से जब बाहर निकल आया तो उसने देखा यहाँ पर बैक स्लैश एन लगा हुआ है जिसका मतलब है अगली लाइन पर जाना है। तो यहाँ पर उसने उस लूप को जब 5 दफ़ा चलाया तो उसके बाद वो आगे प्रिंट एफ वाले फंक्शन में हमने अगली लाइन पर जाने के लिए कहा था, तो वो अगली लाइन पर आ गया। तो यहाँ पर देखें वो अगली लाइन पर आ गया। फिर उसने आउटर लूप को दूसरी दफ़ा चलाया और इसी तरह हमारे पास इनर लूप जो है 5 दफ़ा चली। फिर हमारे पास आउटर लूप तीसरी दफ़ा चली और उसके चलने के बाद हमारे पास इनर लूप जो है वो दोबारा 5 बार चली। फिर हमारे पास आउटर लूप चौथी बार चली और इनर लूप 5 बार चली और इस तरह करते करते हमारे पास आउटर लूप जो है वो 10वीं बार चली और फिर इनर लूप भी हमारे पास 5 दफ़ा चली।
फिर जब ये 10 बार चल रही तो इसकी कंडीशन हो गई यहाँ पर हमारे पास फॉल्स, तो इसने आउटर फॉर लूप से भी एग्जिट कर दिया। अब इनर फॉर लूप तो आउटर फॉर लूप के अंदर लिखी हुई थी, तो वो तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं। अगर जाता तो वो उसकी भी कंडीशन जो है वो फुल हो जाती, लेकिन क्योंकि इसकी यहाँ पर ही कंडीशन मेट हो जाती है, ये 10 दफ़ा लूप चल चुकी है, तो वो इस लूप के अंदर एंटर ही नहीं हुआ। तो टेक्निकली अब इसमें हुआ क्या है कि हमारे पास आउटर फॉर लूप जो है वो चली है 10 दफ़ा, और इनर फॉर लूप जो है उस आउटर फॉर लूप के 10 दफ़ा चलने की वजह से ये टेक्निकली हमारे पास टोटल 50 दफ़ा चली है। क्योंकि जब भी हर बार एक बार हमारे पास आउटर फॉर लूप चलती थी, तो इनर फॉर लूप हमारे पास 5 दफ़ा चलती थी। सो आई होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी लंबा लिखा हुआ था, तो अगर हम यहाँ पर कर दें सिर्फ प्रिंट आउट आई, तो इस दफ़ा हम सिर्फ आई प्रिंट आउट करवा रहे होंगे, इसके लिए हम सिर्फ जे प्रिंट आउट करवा रहे होंगे, तो इसकी बारी हम सिर्फ जे प्रिंट आउट करवा रहे होंगे। तो सेव करके रन किया। आई वाली लूप मीन के आउटर फॉर लूप हमारे पास 1 दफ़ा चली, उसके बाद इनर फॉर लूप हमारे पास 5 दफ़ा चली, फिर वो चली अंदर वाली 5 दफ़ा चली, आई वाली 1 दफ़ा चली, जे वाली हमारे पास फिर 5 दफ़ा चली। तो इस तरह हम लूप के अंदर अगर लूप को चलाएंगे तो आउटर वाली लूप हमारे पास 1 दफ़ा चलेगी, फिर उसके अंदर जो लूप है वो उसके अंदर उतनी दफ़ा चलेगी जितनी हम इनर लूप को चलने के लिए कहेंगे। तो फिर जब ये लूप हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, अगर उसके बाद हमारे पास कोई लाइन होगी या ब्लॉक ऑफ कोड उसके बाद अगर बचा हुआ होगा, तो वो उसको प्रिंट आउट करवाएगी। फिर ऊपर जाकर आउटर लूप की कंडीशन देखेगी, अगर कंडीशन अभी तक मैट नहीं हुई तो वो फिर दोबारा उसके अंदर चला जाएगा। फिर ब्लॉक ऑफ कोड अगर कोई लिखा हुआ हो तो वो प्रिंट आउट उसने करवाना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसने देखा कि आगे हमारे पास एक फॉर लूप है, तो फॉर लूप के अंदर वो एंटर हो गया, और जब तक इसकी कंडीशन हमारे पास मैट नहीं होती वो इसको चलाता रहा, और इसी तरह फिर हमारे पास दोबारा 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 इनर और आउटर लूप जो है वो चलती रही। आई नो यहाँ पर थोड़ी ओवर एक्सप्लेनेशन हो गई है, बट ठीक है, चलता है। सो ये थी हमारे पास नेस्टेड लूप्स। तो पहले हमने फॉर लूप पढ़ी या डू वाइल लूप भी हमने पढ़ी थी। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप को यूज करके हमने थोड़े से एग्जाम्पल प्रोग्राम जो हैं वो पहले ही बनाए थे। आज हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा फॉर लूप को यूज करके भी कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जो बेसिकली हमारे पास 10 का टेबल है वो हमारे पास 100 तक पढ़े। तो अब 10 का टेबल हम कैसे प्रिंट आउट करवाएंगे लूप को यूज करके? तो हम क्या करेंगे, फॉर हम लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इंट i इज इक्वल टू 1। चले इसे 1 से शुरू कर लेते हैं। तो इसे थोड़ा क्लियर रखने के लिए इस दफ़ा हम i नहीं लिखते, हम लिखते हैं टेबल इज इक्वल टू 1 एंड टेबल इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो हमने टेबल को 10 तक लेकर जाना है, मीन कि हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तक इस टेबल को लेकर जाना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे टेबल इज़ इक्वल टू टेबल प्लस 10। तो हर दफ़ा ये टेबल की वैल्यू में 10 प्लस करता रहेगा। तो इस दफ़ा ज़्यादा देखते हैं कि हमारे पास ये वाकई 10 का टेबल इसको यूज़ करते हुए ऐसे प्रिंट आउट होगा या नहीं। तो प्रिंट वाला फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पर हमने लिखा %d, और यहाँ पर हमने लिख दिया, और यहाँ पर हम कर देते हैं \nb, और यहाँ पर हम कर देते हैं अपना टेबल वाला वेरिएबल पास। तो प्रोग्राम को सेव करके रन किया तो देखें यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 प्रिंट हुआ। इसकी क्या वजह है? उसकी हमारे पास ये वजह है कि हमने टेबल की वैल्यू को पहले 1 के इक्वल सेट किया, ठीक है। तो वो चेक करता है कि क्या 1 जो है वो लेस देन है 10 से, ठीक है। उसने चेक किया 10 से लेस देन नहीं है, तो उसने इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर दिया। फिर उस अगली दफ़ा जब आया तो उसने क्या किया, इस टेबल की वैल्यू में 10 को प्लस करा दिया, तो ये तो हो गया 11। तो यहाँ पर आकर उसने कंडीशन को चेक किया, कंडीशन हो चुकी थी फॉल्स। सो हमारे पास कुछ भी प्रिंट आउट नहीं हुआ क्योंकि लूप चली ही नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए हमने लॉजिक थोड़ा सा गलत यूज़ किया है। तो हमें यहाँ पर यूज़ करना चाहिए था 0 से इस टेबल को शुरू करना चाहिए था, और इस टेबल की वैल्यू हमें लेस देन और इक्वल टू 100 रखनी चाहिए थी, और अब हमें टेबल प्लस 10 करना चाहिए था। तो अब ज़रा प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं। तो इस दफ़ा देखिए हमारे पास बिल्कुल ठीक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का टेबल जो है वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं 2 का टेबल
प्रिंट आउट करवाना चाहता था 20 तक, और यहाँ मैं कर दूंगा table+2। तो प्रोग्राम को सेव करके रन किया तो इस दफ़ा हमारे पास 2 का टेबल प्रिंट आउट हो गया। अगर क्या हो कि हम टेबल को इस तरह प्रिंट आउट करवाना चाहते हो, मान लीजिए हम साथ में लिखना भी चाहते हो 2 × 5 = 5, तो अगर हम ऐसे टेबल को प्रिंट आउट करवाना चाहते हो तो वो हम कैसे कराएंगे, चलिए ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं काउंट, और इसको इक्वल कर देते हैं अभी के लिए। और अब यहाँ पर हमारे पास टेबल तो प्रिंट आउट हो रहा था सिंपली, अब हमें सिर्फ क्या करना है कि ये हमारे पास जो काउंट की वैल्यू है ये भी साथ आ रही हो मेन के, जब वो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा होगा 2 × 1 = 2 जब करेगा तो वो भी हमारे पास साथ ही प्रिंट आउट होकर आए। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, इसके लिए हम क्या कर देंगे, हम सिर्फ कर देंगे काउंट प्लस इक्वल टू 1, कि हम काउंट में बेसिकली 1 को प्लस कर रहे होंगे। तो ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होती है, मैंने पहले भी आपको बताया, कई बार फिर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस लाइन का बेसिकली हमारे पास मीनिंग होगा, यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो ये लाइन हमारे पास बेसिकली क्या कर रही है कि इस काउंट की वैल्यू में एक प्लस करके दोबारा वो वैल्यू स्टोर करवा रही है काउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हम अपना टेबल प्रिंट आउट करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। सो हम क्या कर देंगे 2 × %d, ये स्पेस होल्डर होगा हमारे इस काउंट के लिए। तो 2 × 0 अगर हो रहा होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, अगली दफ़ा यहाँ पर 1 आ रहा होगा। एक बार हम इसे रन करके देखेंगे तो फिर आपको इसकी और समझ आएगी। इज़ इक्वल टू, तो यहाँ हम प्रिंट आउट करवा रहे होंगे अपने टेबल की वैल्यू। तो टेबल की वैल्यू के लिए हमने स्पेस होल्डर लगवा दिया, और पहले हमारे पास यहाँ हम काउंट वाला वेरिएबल, सॉरी कांस्ट नहीं, काउंट वाला वेरिएबल पास कर देंगे, और उसके बाद हम अपना कौन सा वेरिएबल पास कर देंगे, टेबल वाला वेरिएबल। उसके बाद जब हर दफ़ा ये लूप चलेगी तो हम \n भी कर देंगे। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बड़ी ही खूबसूरती से 2 का टेबल प्रिंट आउट होकर आ गया है। 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, 2/2 4, 2/3 6, इसी तरह 2/10 20। तो यहाँ पर हमारे पास 2 का टेबल बड़ी अच्छी तरह प्रिंट आउट होकर आ गया है। इसे अगर थोड़ी सी समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमने ऊपर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया था काउंट, इसको हमने नाम दे दिया। तो बेसिकली ये काउंट कर रहा था कि हम किस नंबर से हर बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली हमें मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हम हर दफ़ा +2 कर रहे थे, तो टेक्निकली वो +2 होता जा रहा था, ठीक है। वो मल्टीप्लाई हम ना भी करते, हमने इसको सिर्फ काउंटिंग साथ ये जो 7 8 9 10 ये हमारे पास जो डिजिट आ रहे हैं इनके लिए यूज़ किया था कि ये 2 को मल्टीप्लाई किस चीज़ से कर रहा है। तो हमने इसके लिए यूज़ किया, पहले इसकी वैल्यू 0 थी, तो इसने पहली दफ़ा यहाँ पर आकर हमारे पास 0 से इसे मल्टीप्लाई किया, तो 0 = 0 होगा। तो हमारे पास जो हमारा टेबल है उसकी वैल्यू भी शुरू में 0 थी, तो पहली बार ये भी चला तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 प्रिंट आउट होगी, इसकी वैल्यू 0। उसने यहाँ पर आकर काउंट की वैल्यू में एक प्लस कर दिया, तो काउंट की वैल्यू हमारे पास होगी 1 अगली दफ़ा, और टेबल की वैल्यू में उसने 2 प्लस कर दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास टेबल की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर तो हम हर दफ़ा अभी तो टेबल को प्रिंट आउट करवा रहे हैं चीज़ों को प्लस करके। अगर हम ठीक से मल्टीप्लाई कराकर अगर इसे प्लस करवाना चाहें, मीन के अगर यहाँ पर हम +2 ना कर रहे हैं, तो उस केस में हम इस प्रोग्राम को कैसे बिल्ड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लॉजिक बिल्डिंग जो है वो सिखाऊँ। थोड़ा सा आप खुद से ज़हन लगाएं कि ये प्रोग्राम अगर मैंने एक तरह से बनाया है तो आप दूसरी तरह से कैसे बना सकते हैं। आगे मैं जो भी प्रोग्राम लिख रहा हूँगा एग्जाम्पल कोड, तो उसको आपने खुद ट्राई करना है, लेकिन बिल्कुल मुझे कॉपी नहीं करना, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करनी है कि क्या सेम रिजल्ट जो मेरे पास आ रहे हैं वो ही रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं, लेकिन मेथड या उसको इम्प्लीमेंट आप थोड़ा अलग करेंगे, बिल्कुल मुझे कॉपी नहीं करेंगे। तो इस दफ़ा तो हम मल्टीप्लाई कराने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो हम बेसिकली 2 का टेबल जो है वो प्रिंट आउट करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम प्लस नहीं यूज़ करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करा रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम टेबल स्टोर करवा रहे होंगे। तो टेबल हम कौन सा प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, इस दफ़ा हम चले कर लेते हैं 3 का। तो 3 का थोड़ा आसान लगता है तो 7 का कर लेते हैं, ठीक है।
तो 7 का कर लिया। और ये टेबल हम कहाँ तक चलाना चाहते हैं, 10 तक ही चलाना चाहते हैं, तो टेक्निकली ये 70 तक जाएगा। अब ये काउंट करने के लिए या मल्टीप्लायर हम जो है, तो उसके लिए हम एक मल्टीप्लायर भी ले लेते हैं। मीन के 7 मल्टीप्लाई बाई 0 से जो मल्टीप्लाई होगा, या 7 मल्टीप्लाई बाई 1 से जो मल्टीप्लाई होगा, तो उसके लिए एक यहाँ पर हम मल्टीप्लायर भी ले लेते हैं। तो इसको हम नाम भी दे देते हैं मल्टीप्लायर। इसे अभी हम इनिशियली 0 पे फिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अपनी यूज़ करेंगे फॉर लूप, और यहाँ पर हम करेंगे इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, क्योंकि हम 10 तक अब 7 का टेबल गिनना चाहते हैं। ठीक है, और ये लूप हमारे पास चलेगी 10 दफ़ा ही। यहाँ पर हम अपना मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। तो पहले तो हम एक प्रिंट वाली लाइन लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 7 को तो हमने मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पर हम 7 तो लिख सकते हैं, लेकिन 7 की जगह यहाँ पर हम यूज़ करेंगे %d, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई हम किस करा रहे होंगे, मल्टीप्लायर से करा रहे होंगे ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लायर नहीं, यहाँ पर तो हमने इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना था, जो कि इसके लिए स्पेस होल्डर होगा। और यहाँ पर हम यूज़ करते अपने इक्वल का साइन, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे होते, हम यूज़ कर रहे होते यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा है, तो उसके लिए भी हम %d लगा देते हैं। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर \n लगा देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहला %d लगाया है वो किसके लिए लगाया था, वो हमने लगाया था टेबल के लिए। तो ये तो फिक्स रहने वाला है, टेबल तो हमेशा हम 7 का ही पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लायर आ जाता है। तो मल्टीप्लायर हम हर दफ़ा एक प्लस कर रहे होंगे ना इसमें, तो इसको हम यहाँ मल्टीप्लायर को यूज़ करते हैं। मल्टीप्लायर अगर यहाँ पर हम कर दें प्लस प्लस, तो भी काम तो चल जाएगा ना, क्योंकि ये पहली दफ़ा जब 0 से प्रिंट आउट करवाएगा, उसके बाद ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ठीक है, लेकिन अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना था, पहले हम इसे यहाँ पर प्लस करवा रहे थे। तो सिंपली हमारे पास जब हर दफ़ा वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो हम क्या करा देंगे, टेबल को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लायर से, तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इसे ज़रा सेव करके रन करते हैं। प्रोग्राम को सेव किया, सेव करके रन किया, तो देखें हमारे पास बिल्कुल ठीक हम 7 का टेबल जो है वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। यहाँ पर इस दफ़ा कोड लिखा है, तो अभी हमें यहाँ पर +2 को ना चेंज करने की ज़रूरत है, ना हमें कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। हम जिस नंबर का टेबल गिनना चाहते हैं उसका यहाँ पर गिन सकते हैं। सिर्फ मुझे इस टेबल की वैल्यू को चेंज करना होगा, मुझे इसको बताना होगा कि मैं कौन से नंबर का टेबल गिनना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ अपना टेबल इसे बताऊंगा कौन सा गिनना है। तो ये प्रोग्राम हमने इस तरह से लिखा है कि बाकी हमें कोई चीज़ इसके बाद चेंज करने की ज़रूरत नहीं। डेट्स वाई इस दफ़ा हमने यहाँ पर +2 या +13 नहीं किया, हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं। तो सेव करके रन किया, तो इस दफ़ा हमारे पास 13 का टेबल आ गया। इस तरह जो भी जितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसका टेबल जो है यहाँ पर प्रिंट आउट करवा सकते हैं इस तरह। बिल्कुल, तो अब ये इतना बड़ा नंबर है, इसका टेबल कौन ही प्रिंट आउट करवाएगा। खैर, छोटे नंबर का भी आप करवा सकते हैं। 1 का अगर प्रिंट आउट करवा कर देखें, 1 का हमारे पास प्रिंट आउट होकर आ गया। तो इसे ज़रा छोटा रखते हैं, ये भागकर हमारा हर दफ़ा ऊपर आ जाता है। वो ही इस दफ़ा हम 2 का करवा देते हैं। 2 का हमारे पास आ गया, 3 का आ गया। तो बेसिकली हम सिर्फ यहाँ पर इसको बताएंगे टेबल के वेरिएबल में कि कौन सा टेबल हम गिनना चाहते हैं। बाकी इस तरह हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है। तो अब आपने कोशिश करनी है इसी प्रोग्राम को किसी और तरह से इम्प्लीमेंट करने की। मे बी आप ये टेबल मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर इस प्रिंट एफ फंक्शन में ना यूज़ कर रहे हो, या इसको यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन में ना इसका इंक्रीमेंट कर रहे हो। मे बी आप यहाँ इसका ऊपर इंक्रीमेंट कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, आप किसी और मेथड से आप एक तीसरे वेरिएबल में मे बी पहले आंसर्स को स्टोर करवा रहे हो, तो इस तरह आप चीज़ों को प्रिंट आउट करवा रहे हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आपने इसी प्रोग्राम को किसी और मेथड से इम्प्लीमेंट करना है, तो रिजल्ट्स हमारे पास सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली हमने फॉर लूप को यूज़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, जो कि बड़ी ही खूबसूरती से हमारे पास किसी भी नंबर का टेबल जो है हमारे पास प्रिंट आउट करवा देता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 31 में।